अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो अपने दोस्त मोदी को टर्नआउट के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 151 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सोचिए, पहले खबर आई कि मोदी ने ये खबर बताया है, उसके बाद खबर आई कि नहीं, ये भारत को नहीं बांग्लादेश को पैसा मिल रहा था। अब फिर से एक बार कहा गया है। 3 बड़ी खबरें बताऊंगा। सोचिए, हम अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमें भी इसकी ज़रूरत है। बांग्लादेश को भी वोटर टर्नआउट के लिए 251 करोड़ की फंडिंग करते हैं। सवाल है कि ये पैसा कहाँ जाता है, सवाल है कि ये पैसा कहाँ जाता है, कौन वोटर लिस्ट में नाम करता है, कौन वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए, पहले तो ईवीएम को लेकर चर्चा थी, किस तरह से लगातार भारतीय लोकतंत्र को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये भी खबर बताऊंगा। यूपी में व्यापम से भी बड़ा स्कैम है। क्रांति कुमार ने लिखा 69,000 शिक्षक घोटाले में ये साफ है कि 18,500 सीटें रिजर्व थी, आरक्षण केवल 2637 सीटों पर दिया गया, बाकी सीटों पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को भर दिया गया, ये भी बताऊंगा। और साथ ही 5 साल में प्रदेश पर कर्ज भी 2.5 लाख करोड़ का बढ़ा है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले बात भारत के डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, जब इस देश में अंग्रेज थे, मुगल थे, तो मनुस्मृति का दौर था। तब उस समय शूद्र अछूत, जिनको SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक कहते हैं, उनको वोट गिराने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। उसके बाद सोचिए किस तरह से इस देश के बहुजनों को वोट गिराने का अधिकार मिला। वोट गिराने के अधिकार के बाद किस तरह की बेईमानी शुरू हो गई। पहले लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। जो SC ST का रिजर्व सीट था, उस पर लोगों के नौकर चुनाव जीतते थे। OBC की जो संवैधानिक अधिकार का प्रावधान किया गया था संविधान में, वो नहीं दिया गया। वो 1990 में रिजर्वेशन लागू हुआ, जब दलित पिछड़ों की अपनी सरकार बनी, जिसका नाम जनता दल था। उसके बाद आपको अधिकार मिला। उससे पहले बोर्ड अपने रिजर्व सीट पर लोग नौकरों को जिताते थे। तमाम दलित, वंचित, शोषित SC ST OBC को लोग वोट नहीं डालने देते थे। अपने दरवाजे पर बूथ बनाते थे, गोलियां चलती थी, बूथ लूटे जाते थे, वोट नहीं डालने दिया जाता था। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो जातिवादी मनुवादी लोग आपको चीफ जस्टिस बनने देंगे, चीफ मिनिस्टर बनने देंगे, प्रधानमंत्री बनने देंगे, और तब ये माफ कीजिएगा, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब ये सारे कुकर्म, सारे धुतकर्म कांग्रेसी करते थे। क्योंकि तब कांग्रेसी जो है वो मनुवादी और जातिवादियों का सबसे बड़ा अड्डा था। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उसी दौर में जगदेव बाबू की शहादत हुई। महामना, सोचिए, यूपी में अर्जक संघ की स्थापना हुई। महामना रामस्वरूप वर्मा का आंदोलन चला, सोनेलाल पटेल का आंदोलन चला। मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से घूम घूम कर शोषित वंचित समाज को आगाह किया। दक्षिण भारत में करुणानिधि का आंदोलन चल रहा था। उसी का उत्तर भारत में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन चुके थे, और उन्होंने मुंगेरी लाल के रिकमेंडेशन को लागू किया। सबसे पहला OBC को रिजर्वेशन दिया, सवर्णों को भी रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। उसी से कहावत बनी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। सोचिए क्या क्या झेलना पड़ा। उसके बाद जब लालू यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने लगे, यूपी में मायावती मुख्यमंत्री बनने लगी, जब झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने लगे, तब इन जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा, और उनको लगा कि इनकी तो 90% आबादी है, जब ये एकजुट हो जाएंगे तो ये अपनी सरकार बना लेंगे। क्योंकि उसी दौर में मान्यवर कांसीराम साहब का नारा चलता था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 90 के दशक आते आते SC ST OBC की राजनीति शवाब पर थी, और तमाम नेता, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे करुणानिधि हो, लालू प्रसाद यादव हो, मायावती जी हो, ये तमाम नेता देश भर में एक बड़ी आवाज बन चुके थे। और उसी के बाद राजीव गांधी के दौर में जो 412 सीट जीत कर आए थे, अपनी माता जी के असिस्नेशन के बाद, हत्या के बाद, उन्होंने वो मंडल कमीशन के खिलाफ थे और EVM लेकर आ गए। उसके बाद रहा सहा कसर जो है, वो EVM को लागू करने में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा किया,
और नरसिम्हा राव के सरकार में जिस तरह से दलित पिछड़ों की अनदेखी हुई, प्राइवेटाइजेशन का दौर हुआ, नौकरियां छीनी जाने लगी, और तब जाकर सोचिए इस तरह के हालात बन गए और ईवीएम आ गया। और जैसे ही ईवीएम आया, आप कल्पना कीजिए कि उसके बाद बहुजन दलों का राजनीति से खात्मा होने लगा। लालू यादव जो बैक टू बैक 3 बार बिहार में चुनाव जीत चुके थे, उनका अंत हो गया। सोचिए किस तरह से शिबू सोरेन चुनाव हार गए झारखंड में, मायावती जी सत्ता से बाहर हो गई, अखिलेश यादव आए, लेकिन उसके बाद से बैक टू बैक अखिलेश यादव भी 3 बार चुनाव हार चुके हैं। तो सवाल है कि इसके बाद ईवीएम आने के बाद SC ST OBC के दल चुनाव ही नहीं जीतते हैं, यह स्थिति बन गई। अब उसके बाद जब दलित पिछड़े काफी संख्या में वोट करने लगे, संवैधानिक दायरे को समझने लगे, और जब 2005 में SC ST OBC को भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का रिजर्वेशन मिल गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला आने लगा, और 2015 तक आते आते 20 तक आते आते जब सवाब पर है SC ST OBC का आंदोलन, दलित पिछड़े एकजुट हो रहे हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नेता भले एकजुट ना हो लेकिन जनता एकजुट हो रही है। और उसी के बाद सोचिए एक नया पैटर्न आ रहा है। सोचिए 5-5 साल में 40-40 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़े हैं, दिल्ली में 5 से 6 लाख वोट बढ़े हैं। ये कांग्रेस अब खुद आरोप लगा रही है। इसका मतलब है कि इसका सीधा सीधा संबंध इन पैसों से है। अगर ट्रंप कह रहा है कि उसने 182 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं, तो सवाल उठता है कि वो पैसा कहां खर्च हुआ। कई गंभीर आरोप लगे हैं। संजय सिंह ने चैनलों पर कहा है कि एक एक घर में 30-30 वोटर, एक एक घर में 1-1 हजार वोटर हुआ है, दलित पिछड़ों के वोट कटवाए गए हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के बाद ये बड़ा आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि आप हमें सबूत दीजिए, उसके बाद सबूत भी दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सोचिए चुनाव आयोग की नियुक्ति में भी खेल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री की कमेटी होगी। सरकार ने अपना पावर दिखाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। अब दो नेता जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करते हैं, जिसमें एक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री हो सकते हैं, मतलब सत्ता पक्ष के 2 दल और लीडर ऑफ अपोजिशन 1 होते हैं। ऐसे में ही ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है जो अमित शाह के राइट हैंड माने जाते हैं। तो सोचिए सवाल है कि 182 करोड़ रुपए क्या ये काट छाट में इस्तेमाल हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। खासकर हरियाणा में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिस तरह से अंतिम समय में 3-3, 4-4 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ा गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप डाटा डिलीट नहीं करेंगे। और ट्रंप ने, सोचिए ट्रंप ने जब कहा कि हमारे यहाँ से पैसे गए हैं वोटिंग के लिए, तब बीजेपी हमलावर थी कांग्रेस पर कि क्या ये पैसा कांग्रेस के पास गया है। उसके बाद खबर आई कि नहीं, पैसा मिला ही नहीं है, पैसा बांग्लादेश को गया है। लेकिन अब फिर से ट्रंप कह रहे हैं कि 182 करोड़ रुपए हमने अपने दोस्त मोदी को दिया है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, और साथ ही हमने बांग्लादेश को भी पैसा दिया है। तो सवाल है कि ये पैसा गया कहाँ, किसके जेब में गया, किस पर खर्च हो रहा है। हमने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग की है, करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन भारत में वोटर टर्नआउट का मुद्दा उठाया है। सोचिए ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है SC ST का जो संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। कल मध्य प्रदेश में जिस तरह से भर्ती की वैकेंसी आई थी, जितना जनरल की वैकेंसी है उतना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वैकेंसी, SC ST OBC को वैकेंसी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 18,500 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 2,637 सीटें ही भरी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो क्रांति कुमार ने ट्वीट किया है। इसका मतलब है कि सोचिए किस तरह से SC ST OBC के सारी सीटें खा गया है। ये सबसे बड़ा खुलासा है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। इस महत्वपूर्ण खबर को वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता की द प्रिंट ने ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मात्र 18,500 सीटों में सिर्फ 2,637 सीटों को ही दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और अखिलेश यादव ने बताया है कि किस तरह से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जगह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन को कर्ज में डुबा दिया गया है। तो 5 साल में प्रदेश में 2.5 लाख रुपए का कर्ज बढ़ा है। और इसी बीच बोधगया का आंदोलन लगातार जारी है। सोचिए SC ST OBC का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है,
ST OBC और खासकर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका धार्मिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। बोध गया में सवर्ण हिंदू जो हैं, जो वैचारिक रूप से बुद्ध से असहमत हैं, बुद्धिज्म से असहमत हैं, उनको जिस तरह से मंदिर में रखा गया है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग खबर देखिए ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आखिर 182 करोड़ रुपए जो सरकार को मिल रहे हैं वोटर टर्नआउट के लिए, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, सोचिए BSP, सपा, RJD, JDU, इन तमाम दलों को पैसा नहीं मिलता है। जो धन्ना सेठ हैं वो फंडिंग नहीं करते हैं। मीडिया, जातिवादी, मनुवादी मीडिया आरोप लगाता है कि ये लोग टिकट बेचते हैं। सोचिए, ये लोग चंदे से पार्टी चलाते हैं। उसके बाद अब विदेश से जो फंड आ रहा है वो किसके पाले में जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या बोध गया को बुद्धिस्टों के हवाले करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।